Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Thursday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Domestic markets continue to scale fresh peaks for the third straight day. Sensex closes near 54,500. Nifty ends near 16,300. Other stock markets in Asia and US end mostly lower, and global crude oil prices hover around $71 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में नई ऊंचाई पर पहुंचे प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 5,500 के नजदीक बंद हुआ। निफ्टी 16,300 के नए स्तर के पास आया। अमेरिका और एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में हुई गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $71 प्रति बैरल के आसपास आई। Market Mantra. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली का सिलसिला लगातार तीसरे सत्र में जारी रहा और प्रमुख सूचकांक एक बार फिर से नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। दूरसंचार, धातु और आईटी सेक्टर की कंपनियों की अगुवाई में तेजी देखने को मिली। मुख्य रूप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 123 अंक यानी 0.2% की बढ़त लेकर 54,493 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंक यानी 0.2% बढ़कर 16,295 पर पहुंच गया। छोटी और मझोली कंपनियों के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई, लेकिन बिकवाली के दबाव में स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% नीचे आकर बंद हुआ। Domestic markets continue to scale fresh all-time highs for the third straight day today, but weak global cues kept the gains in check. Metals, IT stocks saw buying interest while bank stocks were under pressure. Sensex at the BSE jumped 123 points, 0.2% to close at 54,493. Nifty at the NSE rose 36 points, 0.2% to close at 16,295. In the broader market, the BSE mid-cap index gained 0.1%, but the small-cap index lost 0.4%. In the Sensex pack, 15 out of the 30 Sensex stocks ended the day in the green. Airtel was the top gainer, climbing 4.3%, followed by ITC at 3.1%, and Tech Mahindra rose 2.7%. Among the top losers, SBI slumped 3.3%, IndusInd Bank declined 2.2%, and Bajaj Finance lost 1.8%. Among the sectoral indices on the BSE, the telecom index was the biggest gainer at 3.4%. Metal index rose 1.4%, energy index gained 0.9%, FMCG and IT indices advanced 0.6% each. Healthcare index was up 0.2%, and the consumer durables index added 0.1%. Among the losers, realty index declined the most at 1.1%. Banking index and the finance indices lost 0.5% each. Oil and gas index was down 0.2%, and the auto index dipped 0.1%. कंपनियों के कुछ परिणाम। दवा कंपनी इप्का लेबोरेटरीज ने चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त तिमाही में कुल लाभ पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 31.2% घटकर 306 करोड़ 70 लाख रुपए पर आ जाने की खबर दी है। और अब नजर रुपए के आज के प्रदर्शन पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में लगातार चौथे सत्र में रुपए में मजबूती देखने को मिली है। आज $1 की तुलना में रुपया आज 2 पैसे मजबूत हुआ, 74 रुपए 70 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। डॉक्टर शर्मा, हम बाजार में आज की जो गतिविधि रही उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए समझना चाहेंगे कि दोपहर बाद के कारोबार में अच्छी खासी तेजी दिख रही थी, लेकिन वह तेजी बरकरार नहीं रही और हालांकि बढ़त के साथ ही बंद हुए हैं।
प्रमुख सूचकांक 0.2% की बढ़ोतरी रही। कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? देखिए, जो शुरू में मार्केट्स देखा गया कि स्टेडी थी, उसके बाद मार्केट में काफी तेजी आई और फिर मुनाफा वसूली हुई। तो इसको मैं कहूंगा कि नॉर्मल एक प्रॉफिट बुकिंग रही है, क्योंकि आज फ्यूचर्स का ऑप्शंस का एक्सपायरी भी था, जो वीकली ऑप्शंस होते हैं। तो उस वजह से भी मार्केट में थोड़ी जो आखिरी घंटे थे उसमें थोड़ी वॉलीटिलिटी देखने को मिली, क्योंकि कुछ पोजीशंस रोल ओवर होती हैं, कुछ पोजीशंस कट होती हैं। तो उस वजह से एक मार्केट में वॉलीटिलिटी का माहौल बनता है जब ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, या फिर जब वीकेंड मंथ एंड पे फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की दोनों की एक्सपायरी होती है। तो आज थर्सडे के दिन जो ऑप्शंस की एक्सपायरी थी उसका मिला जुला असर रहा है। और खासकर जो जैसे आपने बताया कि कंपनीज के रिजल्ट्स हम देख रहे हैं कि बहुत ही एक मिक्स बैक है। फर्स्टली तो कुछ कंपनीज अभी भी नेगेटिव में रिजल्ट्स दे रही हैं, और कुछ डबल डिजिट में भी दे रही हैं, और कुछ ट्रिपल डिजिट में भी। तो क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो था पिछले साल का, जो पैंडेमिक ईयर का 2021 का फर्स्ट क्वार्टर था, तो उसमें ज्यादातर जो डिसेलरेशन देखा गया, जो बहुत ही सीवियर डिसेलरेशन था, उसका एक लो बेस इफेक्ट का एक फायदा काफी कंपनीज को मिल रहा है कि वो डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट अपने रिजल्ट्स दे रहे हैं, जिससे कि मार्केट में एक मोमेंटम भी बनता है कि हम उस जो लो था उसे काफी ज्यादा ओवर चुके हैं, और हमारी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वापस वो पटरी पर आ गई है। तो जिस वजह से मार्केट में ये जो पीछे हमने कुछ दिनों में मोमेंटम देखा कि मार्केट एक नया हाई बना रही है, उसके पीछे यही कारण है कि एक तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे कई कंपनियों ने दिए हैं, जो काफी अच्छा जिन्होंने मार्केट को बूस्ट किया है। और दूसरा है जो एक कोरोना के केसेस जो डिसेलरेट हुए, जो बहुत तेज गति से, जिस तरीके से कोरोना का सेकेंड वेव बहुत तेज गति से ऊपर गया था, उसी तरीके से उनमें तेजी से गिरावट भी आई। और भले ही अभी 40-41 हजार के केस अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ये 4 लाख से बहुत कम है, 10 गुना कम हो गए हैं, जिससे कि वापस एक कॉन्फिडेंस लोगों में आया है। जो रिटेल इन्वेस्टर है खासकर, जिसकी पार्टिसिपेशन ऑलरेडी 43-44% के आसपास पहुंच गई है मार्केट में, जो डेली टर्नओवर के हिसाब से। तो हम देख रहे हैं कि एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो वापस रीइमर्ज हुआ है पीछे के 1.5-2 महीने में, जो सेकंड वेव से काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो गया था, जिससे मार्केट्स में एक मोमेंटम बना है और मार्केट से न्यू हाइज बूस्ट किए। Dr. Sharma, we saw the telecom index going up by 3.4%. Airtel was a top gainer in that telecom index pack, with only 4 companies being listed and traded. Plus, there's also news about the retrospective tax law, which is set to be amended or repealed by Parliament. There was a tax demand on both Vodafone and Cairn. How do you see these developments for the telecom sector, both in the short, medium and long term? In the short term, there may be some volatility in the stocks because of the retrospective tax, so that will impact the growth momentum, growth scenario in the coming times. But in the shorter period, because of the good growth numbers and increased demand of the telecom services and the good first quarter performance, I believe stocks are doing very well and are strong on the back of the activity undertaken during the first quarter. So going forward, if there are some issues related to the tax, then there may be some volatility and the impact on the stocks also. डॉक्टर शर्मा, हम एक छोटा सा विराम यहाँ लेना चाहेंगे। विराम के बाद हम फिर से श्रोताओं की समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। राइट। बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझकर आज से ही करिए। बड़े भैया। अरे छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे मेटल सेक्टर की ओर, जहां करीब कह लें 1.5% के आसपास बढ़ोतरी आज देखने को मिली है। पिछले कई सत्रों में धातु कंपनियों के शेयरों में लगातार कह लें बढ़त का क्रम जारी है। यह बढ़त आंतरिक कारणों से या वैश्विक कारणों से बाजार में मेटल सेक्टर में देखने को मिल रही है? देखिए, इसके पीछे दोनों ही कारण हैं। एक तो वैश्विक कारण भी हैं, जो कि पहले जो सपोर्ट प्राइसेस को मिली थी वो वैश्विक कारण ही थे, क्योंकि जितने भी कमोडिटी प्राइसेस हैं वो काफी स्काई रॉकेटेड रहे हैं और उन्होंने काफी अच्छे नए स्तर छुए हैं, जिससे कि सेक्टर के बाद सेक्टर और जो इंटरलिंकेजेस हैं सेक्टर्स के, उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट भी रहा है क्योंकि कॉस्ट बढ़ने की वजह से। लेकिन एक फैक्टर ये है कि डिमांड का वापस रीमर्ज होना। जिस तरीके से डिमांड पिछले 18 महीनों से काफी इम्पैक्टेड थी, तो अभी एक आशा ये बनी है कि डिमांड वापस अपनी पटरी पे आएगी, जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी है उसको काफी अच्छा मोमेंटम मिला है। आपने देखा होगा कि सेकंड वेव में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था वो ओपन था, उसके ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज थी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी, उनमें काम निरंतर चलता रहा था, जिससे कि जो लॉकडाउन की वजह से भी जो पार्शियल लॉकडाउन हुए या फुल लॉकडाउन हुए या कर्फ्यूज हुए कुछ स्टेट्स में, तो उनका जो कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा एक्टिविटी थी उसके ऊपर कोई तेज असर नहीं आया। भले थोड़ा बहुत आंशिक असर रहा है, लेकिन फिर भी उसमें एक मोमेंटम जारी रहा, जिस वजह से जो डिमांड इनसे रिलेटेड जो जैसे कि स्टील का डिमांड, सीमेंट का डिमांड, ये सब चीजों का डिमांड है जो वो इंटैक्ट रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या है कि जिस तरीके से अभी सरकार ने स्टिमुलस दिया है, जिस तरीके से रिफॉर्म्स की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिफॉर्म्स की हैं, तो आने वाले टाइम में जैसे इस सेक्टर में और गति आएगी तो ये जो डिमांड है इन चीजों की, जो रॉ मटेरियल्स की डिमांड है, जो इंफ्रा रॉ मटेरियल्स हैं, उनकी डिमांड और तेज गति से बढ़ेगी, जिससे कि प्राइसेस भी इंटैक्ट रहेंगे और जो इनसे रिलेटेड जो कंपनीज के स्टॉक्स हैं उनमें भी जो बढ़त है वो जारी रह सकती है। Dr. Sharma, you spoke about the expiry of the weekly futures and options contracts, which is why we saw some degree of volatility in the market, along with correction, especially in the last half an hour of trade. On Money Matters, we had quizzed you about why the banking stocks had actually gained, but they corrected in the last half an hour of trade as well. And now we are seeing a short build-up in stocks like SBI and SBI Life Insurance. So what is the outlook for the banking index in the short term, especially tomorrow? Yes, because RBI's monetary policy, review of monetary policy is coming tomorrow. That is also very, very important for the banking sector, and there are so many reforms during the last policy reviews by the Reserve Bank of India to support the liquidity and to provide more and more reforms for the various sectors which have been impacted by the pandemic COVID-19. So banking sector is always supported with the policy environment, and there are expectations that RBI's this stance, easy money policy stance will continue on the back of impact of coronavirus, and to rejuvenate the economy from the lows and to support the economies to move forward with the good growth number, which is anticipated at around 9.5% by the RBI and 9.5% by the IMF. So banking sector is in momentum during the last many months on the back of such reforms, and results are also very good. Like SBI has posted very good growth numbers during the first quarter. So going ahead, expectations are that this sector will continue to perform better after the pandemic impact, and the stocks are moving on the back of such developments. Dr. Sharma, we're taking a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. Right. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए।
सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजारों पर, जहां आज कुल मिलाकर गिरावट का रुख रहा है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आज 0.3% घाटे में रहा। वहां सरकार की ओर से कार्रवाई किए जाने की आशंका में निवेशकों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी, उर्वरक उत्पादक और ई सिगरेट निर्माण से संबंधित कंपनियों के शेयरों की मुख्य रूप से बिकवाली की। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% नीचे आ गया। हांगकांग का हिंग सेंग 0.8% के घाटे में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% नीचे आकर बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार पर ध्यान दें तो वहां पर समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख दिख रहा था। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.1% नीचे चल रहा था, जबकि निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से फ्रांस के CAC 40 में 0.5% की तेजी थी। जर्मनी का डेक्स 0.2% की बढ़त पर था। इस बीच जर्मनी में 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड में एक आधारभूत अंक की कमी आई और ये 0.5% से नीचे आ गया। Moving on to the U.S. stock market, U.S. stocks were closed mostly lower yesterday, with the S&P 500 falling from a record high after data signaled a slowdown in jobs growth in July. And General Motors tracked its worst day since early March. So the Dow Jones Industrial Average fell 324 points, 0.9% to 34,793. The S&P 500 lost 20 points, 0.5% to 4,403. And the Nasdaq Composite added 19 points, 0.1% to 14,781. 9 of the 11 S&P indices were lower, with industrials and energy both slipping, as data showed U.S. private payrolls increased far less than expected in July. The tech-heavy Nasdaq bucked the trend after another report showed a measure of U.S. services industry activity jumped to a record high last month, suggesting a broader economic rebound was still on track. GM's shares slumped 8.9%, underscoring the uncertainty facing global automakers at a time of technological and economic disruption. Shares of Ford Motors also fell 5%. Fed Vice Chairman Richard Clarida said the central bank should be in the position to begin raising interest rates in 2023. Still, tech and tech-adjacent stocks such as Netflix and Facebook, which tend to perform better when interest rates are lower, outperform the broader market. Focus now turns to the Labour Department's monthly jobs report tomorrow. Dr. Sharma, what is your view of the U.S. market when you look at its earnings and the Fed Reserve monetary policy review, and why is there so much uncertainty and concern when it's already been announced that the discount rate would only be reassessed or changed in 2023? Yes, Mr. Chaudhary, very good question, because U.S. market has been supported by so many reforms during the last 18 months, stimulus and then again stimulus, then lot of liquidity and liberal policy stance by the Fed Reserve. But the volatility, the worrying factor is that corona cases are re-emerging once again. So the volatility and the impact on the market is not because of some policy issues. That is only because of the re-emergence of the corona cases that may be challenging in the economy in the coming times because of the reduced employment opportunities and slowdown in the manufacturing activity and the other related areas which can impact the demand scenario. So at this juncture, I believe there is no issue related to the policy, and I believe Fed will continue with its easy money policy stance and in the next many quarters to support the economy and to strengthen the economy to participate more in the global growth trajectory, because US is the leading economy and the largest economy which drives the global growth trajectory. But the cases, the re-emergence of the cases in some states of the United States are
major worrying factor at this juncture, which can impact the markets, and markets may become volatile once again. यहाँ पर श्रोताओं एक बार फिर से हम लेना चाहेंगे विराम, और विराम के बाद फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। डॉक्टर शर्मा, हम आपको चीन की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे वहां पर नियामक की ओर से, सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की सख्ती संबंधी नीतियां अपनाई जा रही हैं। यहां पर दो पक्ष बनते हैं, एक इन नीतियों का उद्देश्य क्या है और दूसरा इससे जो वैश्विक कंपनियां हैं उन पर, साथ साथ जो चीन की कंपनियां हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा और शेयर बाजार किस तरह से नकारात्मक रूप में प्रभावित हो रहा है। देखिए, जो चीन की अर्थव्यवस्था पीछे मैं ये कहूंगा कि 5-6 वर्षों से काफी इम्पैक्टेड है। भले ही उन्होंने काफी प्रयास किए हैं कि जो उनका ट्रैजेक्टरी है उसको इंटैक्ट रखें, और काफी सपोर्ट भी किया है। और आपने देखा होगा कि 2017-18 में एक US चाइना में ट्रेड वॉर का जो माहौल रहा, उससे ग्लोबल ग्रोथ काफी इम्पैक्ट हुई थी और दोनों इकोनॉमीज को भी काफी लॉस हुआ था GDP नंबर्स में। और जो ओवरऑल इम्पैक्ट था ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर 0.7% का था, जो कि लगभग कोई $7-8 ट्रिलियन बन जाता है। तो काफी ह्यूज इम्पैक्ट रहा है। तो अभी चीन वापस अपना जो एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसको अटेन करने के लिए कुछ ऐसे रेगुलेशंस, ऐसी जो जैसे आपने बताया कि नियमित धारणाएं ले रहा है, जिससे कि वो कुछ हद तक शायद काउंटर प्रोडक्टिव भी रहेंगी, जो कि ग्लोबल कंपनीज हैं उनके लिए शायद वो उतनी सुविधाजनक ना रहें। और जिस वजह से आपने देखा होगा कि पीछे 1-1.5 साल में ही काफी कंपनी जो है चीन से उठ के किसी और आसपास के देश में अपना उन्होंने जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं, जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग है, वो अपना वहां से शुरू किया है। और काफी कुछ कंपनीज का इंडिया की तरफ भी ध्यान आकर्षित हुआ है। तो कुल मिला के जो चीन की अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से आज से 10 साल पहले जो एक सोच थी कि चीन एक बहुत ही निरंतर गति से, तेज गति से डबल डिजिट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में आगे ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, वो वैसा अभी कुछ वर्षों से नहीं हो रहा है। चाहे चीन ने जो लेमन क्राइसिस था उसमें एक बहुत बड़ा स्टिमुलस दिया था, 14% ऑफ GDP एक स्टिमुलस दिया गया था, जिस वजह से 2-3 साल के लिए अर्थव्यवस्था ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन उसके बाद अगर आपने देखा होगा, पेंडेमिक से पहले ही चीन की इकोनॉमी इंडिया के ग्रोथ रेट से पीछे चली गई थी। तो अब उसी प्रयास में चीन अपनी इकोनॉमी में जोड़ तोड़ करके वापस उस जो लॉस्ट मोमेंटम है उसको रीगेन करने के लिए काफी ऐसे जो न्यू रेगुलेशंस और नियमित कुछ चीजें करना चाहता है, जिसकी वजह से शायद उसको ग्रोथ में, क्योंकि ग्रोथ अभी बहुत ही मिक्स हो गई है, जिसमें कि कोरोना भी एक फैक्टर बन गया है। कोरोना एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर बन गई, जिसमें डिटर्मिनेंट बन गया। अगर कोरोना इम्पैक्ट करता है तो डिमांड इम्पैक्ट होती है, तो जिससे कि ग्रोथ, चाहे इकोनॉमी के कितने अच्छे भी रिफॉर्म्स हो, फिर भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती है, जैसा कि हमने बहुत सारे देशों में भी पीछे 1.5 साल में हम देख चुके हैं। तो आने वाले टाइम में जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो वहीं पे ज्यादा फ्लोरिश होंगे, जहां पे रिफॉर्म्स एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इम्प्लीमेंट की जाएंगी। We're heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है कि कुछ तत्व धोखाधड़ी से विभिन्न ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुराने बैंक नोटों और सिक्कों की खरीद और बिक्री से संबंधित लेन देन में लोगों से शुल्क, कमीशन या कर की मांग कर रहे हैं और रिजर्व बैंक के नाम पर नाम और पहचान चिन्ह का भी उपयोग कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह ऐसे मामलों में लेन देन नहीं करता है और किसी प्रकार का शुल्क या कमीशन की मांग नहीं करता। आरबीआई ने अपनी ओर से इस तरह के लेन देन में शुल्क या कमीशन लेने के लिए किसी संस्था, फर्म या व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने जनता को आगाह करते हुए कहा है कि आरबीआई के नाम का उपयोग करने वाले ऐसे फर्जी और धोखाधड़ी प्रस्तावों के माध्यम से धन निकालने वाले लोगों का शिकार न बने। Moving on to the oil market, global crude oil rose towards $71 a barrel today on rising Middle East tensions, while fresh curbs imposed by countries to counter a surge in COVID-19 cases threatened the demand recovery. Brent crude oil futures rose 50 cents to $70.88 a barrel after earlier dipping below $70 for the first time since July 21. U.S. crude futures rose 66 cents to $68.81 a barrel. Both benchmarks fell by more than $2 a barrel yesterday. Israeli jets struck what its military said were rocket launch sites in Lebanon in response to 2 rockets fired towards Israel from Lebanese territory, in an escalation of cross-border hostilities amid heightened tensions with Iran. The exchange came after an attack on a tanker off the coast of Oman last week, which Israel blamed on Iran. Offsetting the Middle East tensions, concerns over the recovery of global oil demand grew amid a surge in coronavirus cases. Japan is poised to expand curbs to more areas, while China, the world's second largest oil consumer, has imposed restrictions in some cities and cancelled flights, threatening fuel demand. In the US, the world's biggest oil consumer, COVID-19 cases hit a 6-month high, with more than 1 lakh cases reported yesterday. चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक फीकी दिखी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य 75 रुपए घटकर 47,817 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सितंबर में आपूर्ति होने वाली चांदी 130 रुपए घटकर 67,471 रुपए प्रति किलो रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य कमजोर होकर $1,815 प्रति औंस पर आ गया। And Dr. Sharma, what is your take on the spot price of gold? We just read the futures price of gold for October delivery. Do you see gold prices coming down? Very, very briefly. Gold prices will remain intact because still there are a lot of concerns with the economic environment throughout the world. So liquidity is there, and I don't see any major correction in the gold prices and major upside also. Gold prices will remain stable at around somewhere between $750 per troy ounce in the international market, somewhere between $750 to $780, $850. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम डॉक्टर शर्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। And before we close, a reminder of the headlines. The domestic markets continue to scale fresh peaks for the third straight day. Sensex closes near 54,500. Nifty ends near 16,300. Other stock markets in Asia and the US end mostly lower. And global crude oil prices hover around $71 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।